So children, today we will solve one more paper of social science. So first question you are seeing on screen, the match the following, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है मैच द कॉलम के फॉर्म में. अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पांच क्वेश्चन हैं और 6 ऑप्शंस दिए गए. यू हैव टू मैच दिस 5. So this will give you 1 mark each. तो द फर्स्ट वन इज नकलांग फेयर. अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीज़ें ढूंढना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऐसी चीज़ हैं जो कि पूरी बुक रीड करने के बाद ही हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं. तो चलिए फिर भी नकलांग फेयर जो है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि एक फेयर, एक मेले का नाम है. तो जो मेला होता है आपको पता है कि वो किसी जगह पर होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जगह के नाम देखेंगे हम कौन कौन से दिए गए हैं. पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भावनगर दिया गया है और दूसरा यहाँ पर अंबाजी दिया गया. बाकी कोई भी इनमें से जगह का नाम नहीं है. तो ऑब्वियसली आंसर जो है इन दोनों में से एक होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, भावनगर. तो नकलांग फेयर जो है भावनगर में होता है. लेकिन ट्रिक से आप थोड़ा इस प्रकार से इसको बाइफरकेट करके आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको कई बार एक मिल जाएगा. दूसरा आप देखिए अथर्ववेदा. अथर्ववेदा ये एक वेद है. अब ये वेद है तो इसमें हम जानते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहा है. ये पोटाश फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं हो रहा है. एंड प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये भी HDI चैप्टर से है, तो ये भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है. तो बचा यहाँ पर क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास. तो ऑप्शन हमारा बचता है ई. तो ऑब्वियसली आंसर हमारा यही आ जाएगा ई. तो थोड़ा सा आप ट्रिक से चलेंगे तो आपको आंसर सारे भी मिल जाएंगे. तो ये 2 आंसर हमारे मिल गए. हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, वो है एलिफेंटा केव्स. अब एलिफेंटा केव्स जो है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखिए केव के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली. तो इसमें ये चीज़ तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट आंसर में निकल गया और एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन. तो इसको तो आप छोड़ दीजिए. तो ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं आने वाला है. अब बचा गया इसके बाद हमारे पास, इसके बाद बचा है पोटाश फॉस्फोरिक एसिड, और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर मैच नहीं होता है. तो ये ऑप्शन भी यहाँ से निकल जाएगा. अब बचते हैं यहाँ पर त्रिमूर्ति स्कल्पचर और प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ HDI. तो यहाँ पर HDI वाला भी अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है. तो बचा यहाँ पर हमारा त्रिमूर्ति वाला. तो यही आंसर जो है हमारा सही आंसर रहेगा. तो हमने 3 आंसर्स यहाँ पर ठीक कर दिए हैं. अब चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एलुवियल सॉइल का, कि एलुवियल सॉइल के बारे में हम देखते हैं कि एलुवियल सॉइल के बारे में क्या बताया गया है इन ऑप्शंस के अंदर. तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस को जैसे हमने बाइफरकेट कर लिया है, 4 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि 3 तो हमने आंसर्स ढूंढ दिए और चौथा जो ये वाला था हमारा अंबाजी वाला, ये भी हमारा निकल चुका है. अब बचा हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर, पोटाश फॉस्फोरिक एसिड और लाइम वाला, और दूसरा HDI वाला. तो ऑब्वियसली सॉइल की बात है, तो सॉइल में कौन कौन से तत्व ज़्यादा होते हैं हम इसको आसानी से यहाँ पर मैच कर सकते हैं. तो दैट वी नो वेरी इजीली. अब बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन और लास्ट क्वेश्चन. तो अमर्त्य सेन जो है ही प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो इस तरीके से आप सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो ठीक तरीके से मैच कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप ट्रिक से चलेंगे तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है रामायण के बारे में, कि ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है कि कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो सही है और कौन सा इसमें से गलत है. तो फर्स्ट जो है आपका वो है रामायण इज़ द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. तो ये आंसर जो है आप बहुत ही भली बात ही जानते हैं कि रामायण जो है वो लार्जेस्ट एपिक नहीं है. सबसे बड़ा एपिक कौन सा है, महाभारत. तो ये आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. अब 7th क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से डिटेल्ड स्टडी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. क्वेश्चन है हमारा, द पोएट पोन्ना कंपोज शांति पुराण. ऑब्वियसली ये आंसर भी गलत है, क्योंकि आपने 3 पोएट्स के बारे में मैंने आपको जो टिक करवाया था बुक के अंदर, पोम्पा, पोन्ना और रन्ना, दे वर कॉल्ड द ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. तो यहाँ पर ये आंसर भी इनका गलत आएगा. अब हम बात करेंगे 8th की, टाइम फॉर ज़ैद क्रॉप इज़ फ्रॉम मार्च टू जून. बिल्कुल सही. आपको जो क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा था, तीनों क्रॉप्स के बारे में, जो अलग अलग खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप. तो यहाँ पर ज़ैद क्रॉप जो है मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है. बिल्कुल उगाई जाती है. तो ये आंसर हमारा है ट्रू. क्वेश्चन जो है 9th वाला वो है, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन बेंगलुरु. एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स जो हैं वह बेंगलुरु में है कि नहीं, बिल्कुल है. तो ये आंसर भी हमारा रहेगा ट्रू, क्योंकि यहीं पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो बिल्ड किए जाते हैं. तो इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू में. अब लास्ट क्वेश्चन इसका है जो 10th वाला, वो है पोवर्टी के बारे में. पोवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट. तो पोवर्टी को हम क्वालिटी से जोड़ के देख सकते हैं. यस, ऑब्वियसली. तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है वो ट्रू रहेगा. सो इट इज अ क्वालिटेटिव
कंसेप्ट। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कल्चर मीन। ये आंसर्स जो इनको आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, तो यहाँ पर कल्चर का मतलब आपको बताना है, जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वी कैन सिंपली से कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये आंसर जो है ये 3 शब्दों में आपका पूरा हो जाएगा। सो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है विच कंपोजिशन ऑफ चंद बरदई इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वर्क इन हिंदी। हिंदी में पहला जो वर्क है चंद बरदई के द्वारा लिखा गया वो कौन सा है। तो इसका आंसर है, आपको याद करना पड़ेगा, ये पृथ्वीराज रासो। ये जो है ये चंद बरदई का पहला वर्क है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, पृथ्वीराज रासो। आप लोग अपनी अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं ये सब चीज़ें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो इनका पहला वर्क था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो है हमारा विच डेफिशिएंसी इज फाउंड इन एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो इसका उत्तर है हमारा नाइट्रोजन, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये आपको याद रखना है कि एलुवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। 14th क्वेश्चन जो है हु डिसाइड्स अबाउट इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। भारत के अंदर पैसा बढ़ाया जाए उसे कम किया जाए उसकी सप्लाई को, ये कौन डिसाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, आरबीआई। क्योंकि बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर आप देखते हो जो नोट जारी करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, आरबीआई के पास ही होती है। तो आरबीआई जो है वो इसका आंसर है, जिसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आरबीआई, लेकिन फुल फॉर्म लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ विल मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमको चुनकर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं 15th वाला वो है डैश चाइनीज ट्रेवलर नोटेड दैट वल्लभी competed with a famous education center नालंदा which was located at the eastern part of India। यानी कि कौन सा वो एक ट्रैवलर था जो कि चाइना से आए हुए थे। आप जान सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 ट्रैवलर्स के बारे में हमने ज़्यादा सुना है, ह्यूनसांग और फाहिन के बारे में। और इनमें भी अगर बात की जाए तो ह्यूनसांग के बारे में ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं कि ये ह्यूनसांग लिख देते हैं। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो बच्चे गलती करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर उनकी ये रहेगी, सीधा जाकर वो लोग टिक कर देंगे ह्यूनसांग को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जब आप जाएंगे वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे पेज नंबर 35 पे, तब आपको वहाँ पर बीच में 6th लाइन में मिलेगा लिखा हुआ इत्सिंग। तो इत्सिंग जो थे वो चाइनीज ट्रैवलर थे। तो हमारा सही आंसर जो है इत्सिंग है। 16th क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है डैश इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस के टाइप्स यानी जो होते हैं उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन था जिसने टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमें दिए थे। तो भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता या बोधायन। तो इसका आंसर जो है वो है ब्रह्मगुप्ता। 17th जो है डैश इज फेमस फॉर इट्स रथ टेम्पल्स। रथ टेम्पल के लिए कौन सी ये जो जगह है वो फेमस है। तो रथ टेम्पल की बात करें तो खजुराहो नहीं है, पतत्कल भी नहीं है, वहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ महाबलीपुरम। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा, महाबलीपुरम। डैश मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन टू अबॉलिश जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जेंडर मतलब लिंग अनुपात जो होता है मेल एंड फीमेल, इसके डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, बेटी पढ़ाओ, माता बचाओ या फिर बेटी बचाओ। तो इसका आंसर है बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ भी नहीं है, बेटी बचाओ है। तभी तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटा पाएंगे जब हम बेटी को बचाएंगे। तो अगला क्वेश्चन 19 जो है वो है NSCN इज रिपेलियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश स्टेट। ये पिछले पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन आया था उल्फा वगैरह के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो रेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क करें हमारे ईस्टर्न पार्ट के अंदर, वहाँ पर आपको जाकर उस चैप्टर के अंदर जरूर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए, उनको अंडरलाइन करना होगा और वो कौन सी स्टेट के अंदर कार्यरत हैं, कहाँ पर वो वर्क कर रही है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आंसर आपका तभी सही जाएगा, वरना नहीं होगा। तो NSCN जो है वो नागालैंड स्टेट के अंदर हमें काम करते हुए मिलती है, यानी कि वहाँ पर ये रिबेल करते हैं। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20th जो है वो है
विद विच डांस स्टाइल आर वैजंती माला एंड हेमा मालिनी एसोसिएटेड। वैजंती माला और हेमा मालिनी का नाम वहाँ पर जो चैप्टर है हमारा डांस वाला, जहाँ पर आपने जो संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात वगैरह जो तीनों म्यूजिक डांस फॉर्म के बारे में, कथकली वगैरह के बारे में आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है आपका भरतनाट्यम। तो यहाँ पर 20th का आंसर है डी, भरतनाट्यम। 21st जो है, इन विच स्टेट आर अजंता केव्स लोकेटेड, यहाँ पर मिस्टेक है, इट इज अजंता केव्स। तो अजंता केव्स जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी आपको आंसर ध्यान रखना है, महाराष्ट्र। फिर से अगले क्वेश्चन के अंदर जो कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलने ही वाला है, कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है और वो कौन से महीने में उगाई जाती हैं। इनमें से आपको सही जो उत्तर है, सही जोड़ा जो बन रहा है, उसको ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फसलों के नाम हैं ए, बी और सी के अंदर, और सामने उसके लिखा गया है कि वो कौन से महीने में उगाई जाती हैं। अब इनमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है, 22nd का जो है आंसर ए जो है वो सही माना जाता है। तो आंसर इसका आपको मिलेगा ए, क्योंकि ए जो है वो मैच होगा 2 से, क्योंकि ये ऐसा रहेगा, ए का ये जाएगा, और बी जो है वो होगा 3rd से मैच, और ये जो होगा ये 1st से मैच होगा। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक काम कर सकती है, आपको ध्यान होगा कि आप कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर 3rd में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फलों के नाम भी दिए गए हैं जो आप लोग खाते हैं। जैसे कि आप सिंपली देखो तो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन खरबूजा हो गया, और ये तरबूज हो गया। ये दोनों चीज़ें आपको पता है कि आप गर्मी के मौसम में, इवन जो अभी आप प्रेजेंट टाइम देखिए, अभी मौसम कौन सा चल रहा है, अप्रैल है अभी, तो अप्रैल के अंदर आपको वाटरमेलन भी मिल रहा है और मस्क मेलन भी मिल रहा है। इसका मतलब गर्मी का समय ही है। तो आपका पहला आंसर तो यहीं से करेक्ट हो जाएगा कि मार्च से जून के बीच में आपको ये दोनों चीज़ें खाने को मिलती हैं। इसके बाद आप ऊपर भी देख सकते हैं, या सिंपल अगर एक देखें हम लोग तो वीट की बात करें, गेहूं, अगर आप नॉर्थ इंडिया गए हो या आपने कहीं भी देखा हो तो वीट जो है ज़्यादातर वो सर्दी के मौसम में उगाया जाता है, उसको कटाई वहाँ पर सर्दी के मौसम में की जाती है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा अप्रैल के महीने में इसको बोया जाता है और सर्दी आते आते इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक से भी इसको लिख सकते हैं। 23rd क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अपना, वो है विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो जूट एक्सपोर्ट के अंदर भारत का जो है 2nd पोजीशन है। सिंपल आंसर है ये 2nd पोजीशन है, फर्स्ट पे नहीं है भारत, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे बांग्लादेश है शायद। ऑन व्हाट इज इंडिया सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड, भारत का सोशल स्ट्रक्चर जो है किस पे बेस्ड है, कम्युनलिज्म पे, कास्टिज्म पे, लैंग्वेज पे या ग्रुपिज्म पे। तो इसका आंसर है कास्टिज्म पे, कास्ट के आधार पे हमारा सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड है, कास्टिज्म इसका आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें हमको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, और आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि कहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस जो हम लोग कर चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, वो कितने क्वेश्चन हमारे इस पार्ट में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है, इसमें से कितने करने हैं आपको, सिर्फ 9 ही करने हैं। तो हमें सिर्फ 9 आंसर इसमें से आने चाहिए। तो पहले हम ढूंढेंगे कौन कौन से आंसर्स हमको अच्छे से आते हैं। नाउ नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन गुजरात। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही जनरल कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि वी आर लिविंग इन गुजरात, अब हम लोग तो गुजरात में ही रह रहे हैं भाई, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए आंसर लिखना बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गुजरात में रह रहे हैं और यहाँ पर पिलग्रिमेज यानी कि धार्मिक स्थल कितने हैं, और रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी कि धर्म से जुड़े हुए हमारे कितने यहाँ पर प्लेसेस है, उनके बारे में हमको यहाँ लिखना है। अब प्लेसेस में सिर्फ नाम पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं माता का मढ़ भी इसमें आ जाता है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अलावा बात करें अगर सोमनाथ की बात करें, द्वारका की बात करें, तो ये, इसके अलावा स्वामीनारायण टेम्पल है भुज में जैसे, तो इस तरह के अंबाजी, तो इस तरह बहुत सारी जगह हैं जो कि रिलीजियस तौर पे जुड़ी हुई हैं लोगों की आस्था के साथ। तो उन किसी भी कोई कुछ जगहों के नाम आप, जैसे 2 मार्क का आंसर जितने आपको याद हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और अगर मैं तो कहूँगा आप बहुत सारी प्लेसेस आपने विजिट भी की होंगी, अगर आप गुजरात में ही रहते हैं तो बहुत सारी प्लेसेस पे आप विजिट भी कर चुके होंगे, तो बहुत सारे आप यहाँ पर आंसर में डाल सकते हो जगहों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर 26 विच आर द पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु केम टू इंडिया। अब कौन कौन से लोग थे जो भारत में अलग अलग जगहों से आकर बसे। तो इसमें ट्राइब्स के बारे में आप लिख सकते हो, अलग अलग ट्राइब्स का नाम लिख सकते हो, और कोई एक आदि को एक्सप्लेन कर दोगे तो होपफुली विल गेट फुल मार्क्स ओनली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम पूछा गया कौन कौन से जगह से लोग भारत में आकर बसे थे। तो आपको जगहों के नाम लिख देने हैं, कौन कौन से लोग थे और कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे निग्रिटोइड,
हबशी पीपल, ऑस्ट्रेलॉइड, द्राविडियंस, आर्यंस एट्सेट्रा, दिनारिक, एल्पाइन एट्सेट्रा, बहुत सारे थे, तो वो सब आपको लिख देने हैं। नाउ राइट अबाउट द नॉन पर्शियन लिटरेचर इन द टाइम्स ऑफ अकबर। अब यहाँ पर नॉन पर्शियन लिटरेचर जो है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लिटरेचर के बारे में वो चैप्टर ही ऐसा है कि उसमें बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो भी हमें नहीं क्लियर होगा कि किसके बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, बट 2 क्वेश्चन हम अटेंड कर चुके हैं ऊपर। हु रोट आईनाए अकबरी, वॉट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन आईनाए अकबरी। आईनाए अकबरी जो थी वो किसने लिखी थी? अगर आपने वो चैप्टर रीड किया, ये सेम ही चैप्टर के हैं दोनों क्वेश्चन, अगर आपने रीड किया हो तो होपफुली आप लिख सकते हो, बट अगर आप वैसे देखने जाएँ तो इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा तुक्का नहीं चला सकते हैं, तो इसमें आपको परफेक्ट आंसर पता हो तो ही लिखा जा सकता है। तो मैं इन दोनों को साइड में रख देता हूँ। एक बार हम चलते हैं 29 की तरफ। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सॉइल। तो ये क्वेश्चन आ गया फिर से आपके काम का कि सॉइल को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, जो कि आपके सॉइल कंजर्वेशन, जो कि सॉइल एरोजन वाला चैप्टर है हमारा, उसमें से जो 8 चैप्टर है हमारा है एग्रीकल्चर वाला, उसमें से मिलेगा आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो कि सॉइल जो है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है एक तरह से। अगर सॉइल नहीं होगी तो आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधे, हमारा जो खाना है वो कहाँ पे उगेगा, हम रहेंगे कहाँ पर। तो ऑल आर एक्टिविटीज़ आर टोटली बेस्ड ऑन सॉइल ओनली। तो सॉइल कंजर्वेशन वाला आंसर हमारे काम का निकल आया। देखिए आगे हम बात करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट की। तो रिजर्व फॉरेस्ट भी आपको पता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो कि रिजर्व किए गए, जिनको काटने की मनाही है, जो कि सरकार के द्वारा रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि उनके ऊपर पूरे से पूरा जो सरकार का प्रभुत्व है, और उनको काटने के लिए हमें परमिशन भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंचुरी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी रेंज में आ गया। देखिए सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, ये तीनों टॉपिक्स टिक करवाए गए आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो सेंचुरी के बारे में। तो सेंचुरी क्या होती है आपको पता है, ये आसानी से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर आप परमिशन लेकर जो अपने जानवरों को चराने जरूर ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर शिकार करने की मनाही होती है, शिकार नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में लिखना है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हमें रीड करने की ज़रूरत है। वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के स्रोत। तो पानी के स्रोतों के बारे में लिखना है कि पानी के स्रोत बहुत सारे हैं। नदियाँ जो हैं वो बेसिक स्रोत है हमारा पानी का, ऑल तो सी में भी बहुत सारा पानी है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं। बट रिवर वाटर इट इज़ द मेन, वी कैन से इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। और रेनफॉल जो है वो अनदर मेन सोर्स है, क्योंकि उसी से वाटर साइकिल हमारी चलती है और हमारे पास पानी पहुंचता है धरती पे। 33rd जो है वो है व्हाट इज मेंट बाय द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगेन वेरी इजी, नो नीड टू वरी कि भी इसमें क्या लिखेंगे। एग्रो बेस्ड नहीं पता, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी कि खेती, और बेस्ड मतलब उस पर बेस्ड, उसके ऊपर आश्रित इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जो खेती बाड़ी पर आश्रित रहती है, कौन कौन सी होती है भाई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो भाई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई। तो ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, क्योंकि अगर आप कॉटन उगाएंगे तभी आप कॉटन से कपड़े बना पाएंगे। अगर कॉटन ही नहीं उगाओगे तो कपड़े कैसे बनाओगे आप। तो इसीलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जांपल हो गया। और बाकी आप कुछ भी आराम से लिख सकते हैं, 2 मार्क का है, सो नो नीड टू वरी, आराम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आपकी कवरेज में आ गया भाई, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहा जाता है। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा एलिमिनेट किया जाता है जो गंदा पानी है, वो गंदा धुआं है, वो सब जो है, इवन नॉइज़ भी बहुत होता है। तो ये सब जो है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है पोल्यूशन, इसको हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे हु आर द रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। ये भी क्वेश्चन आपको टिक करवाया गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अर्बन पुअर और रूरल पुअर किनको कहा जाता है। अब रूरल पुअर वो लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, उनको हम रूरल पुअर कहते हैं। अर्बन पुअर वो होते हैं जो कि शहरों में रहते हैं और उनके पास वहाँ पर जो अपनी ज़रूरतें पूरा करने का पूरा जो सामग्री है वो नहीं होती है, उनको हम कहते हैं अर्बन पुअर। इनके लिए कुछ पर्टिकुलर सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए कि किसको हम पुअर बोल सकते हैं और किसको नहीं। तो वो भी चीज़ आपको थोड़ा देख लेना अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, जो कि बहुत इजी है, जो कि मैं शुरू से डिस्कस करता आ रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर से जो आपका ये चैप्टर है जिसमें बहुत सारे मार्क्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, उसमें से आपको सिंपली उसके कुछ एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें
अलग अलग सिंबल्स आपको नोट कर लेने और होपफुली आपने कर भी लिया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ISI और ये जो है ये दोनों ही क्वेश्चन जो मीट प्रोसेसिंग ऑर्डर वाला जो है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है और ये पिक्चर कौन सी है ये भी, और ये भी आपको दोनों कर लेने। तो इस चैप्टर में एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा अगर आपने नहीं बनाई है तो। हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर 9 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेंड कर ही दिए, 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम लोग आसानी से कर चुके हैं, तो आसानी से इसमें हमारे फुल मार्क्स पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट एनी 6 आंसर्स ब्रीफली फ्रॉम 9 क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर 6 प्रश्न हमको अटेंड करने हैं, टोटल है 9। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है क्ले वर्क। तो क्ले वर्क के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर था इसका सेकंड, उसमें हम लोग ऑलरेडी मैं काफ़ी बार टिक करवा चुका हूँ और काफ़ी बार हमने डिस्कस भी कर लिया है कि क्ले वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी लिखना चाहें तो भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्ले वर्क मतलब मिट्टी का काम। तो आपको पता है प्राचीन काल से ही भारत के अंदर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से घरों को लीपा जाता है, घर भी मिट्टी के बनते हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, मटके बनाए जाते हैं, गेहूं वगैरह स्टोर करने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज जो यूनिट्स है वो भी बनाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और इन चीज़ों को स्टोर किया जा सके। तो ये क्वेश्चन आप अगर नहीं भी आता है तो भी थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं, बट आपने रीड करना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विच कैन बी फाउंड इन इंडिया। डिस्क्राइब वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि भारत में मिलता है। अभी इस 7वां 7 वंडर्स जो कि 7 अजूबे हैं दुनिया के, उनमें से एक अजूबा भारत के अंदर है, जो वो है ताजमहल, जिसको पहले एक समय पे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल भी किया गया था। तो आप यहाँ पर ताजमहल के बारे में आपको लिखना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या लिखना है। 7 वंडर्स वाला तो क्वेश्चन सर ने बताया ही नहीं है, भाई मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। तो यू हैव टू राइट अबाउट ताजमहल हियर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिल्कुल आपकी रेंज में है। देखिए, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये वही कोणार्क का टेम्पल है जहाँ पर आपको कंफ्यूज इसमें भी नहीं होना है, क्योंकि एक टेम्पल है कोणार्क का और एक है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा यानी कि गुजरात के अंदर है, तो गुजरात वाले के बारे में नहीं पूछा गया, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है ये। तो ये आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंचुरी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ऊपर भी हमने सेंचुरी 2 मार्क्स में अटेंड किया था, यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। तो ये तीनों जो है सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन तीनों को आपको कंपेयर करके ज़रूर पढ़ना है। सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क बड़ा होता है, बायो रिजर्व उससे भी बड़ा होता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप करेंगे तो 100% आपको आंसर आ जाएगा। 41st राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इरिगेशन एंड इट्स सोर्सेज इन इंडिया। भारत के अंदर इरिगेशन और उसके सोर्सेज के ऊपर हमें एक नोट लिखना है। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, जो पानी दिया जाता है ना खेतों के अंदर, फसलों को उगाते समय पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पानी के बिना खेती नहीं पॉसिबल है। तो इरिगेशन के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है और उसके सोर्सेज। भारत के अंदर देखिए इरिगेशन भारत में कितना है, ये एक आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि 50-60% जो है वो इरिगेशन किसके द्वारा की जाती है, रेन वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग। सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं रिवर्स से भी किया जाता है, इसके अलावा ट्यूबवेल्स होते हैं, वेल्स होते हैं, खेतों के अंदर कुएँ भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पर तो फार्म पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। कैनल्स, बहुत सारी जगहों पर डैम्स जो है वो बनाए गए हैं, वहाँ से कैनल्स के द्वारा पानी को उन जगहों में पहुँचाया गया है जहाँ पर पानी की कमी है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आपके द्वारा किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडिया। अब इसको भी एक्सप्लेन क्या करना है, आप बहुत ही अच्छे से अभी प्रेजेंट सिचुएशन को आप देखिए कि पुअर लोगों की हालत क्या है भारत के अंदर। पॉवर्टी इन इंडिया यानी कि ऐसे लोग जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास रहने को शेल्टर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है पहनने के लिए, उनको हम पुअर बोल सकते हैं। जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मतलब इतना नहीं मिल पाता है जिससे वो अपनी आम ज़रूरतें भी पूरी कर पाएँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ना मिल पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो पॉवर्टी के ऊपर। तो ये देखिए इसमें 6 ही क्वेश्चन करने थे, तो हमने 6 के 6 यहाँ पर अटेंड कर दिए, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें से सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला, एक्सप्लेन फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा लेबर मार्केट की, वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो ये क्वेश्चन मैंने टिक जरूर करवाया आप लोगों को, जो मैंने 130 क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें ये क्वेश्चन जरूर शामिल किया गया, लेकिन इसके बारे में अगर आप नहीं भी जानते तो भी आप लिख सकते हैं। वर्ल्ड लेबर मार्केट, जैसे कि वर्ल्ड मतलब दुनिया, लेबर मतलब मजदूर, मार्केट मतलब एक बाजार। तो दुनिया जो है एक वर्ल्ड लेबर मार्केट के तौर पे काम करती है आजकल। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोग जो है, मजदूर जो हैं, वो दूसरे देशों में जाकर भी काम कर सकते हैं, दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। इसी आइडिया को हम वर्ल्ड लेबर मार्केट कहते हैं। इसके बारे में और भी आप डिटेल में लिख सकते हो कि इससे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है।
अब काम करने वाले अच्छे अच्छे स्किलफुल लोग अगर विदेशों में चले जाएंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी स्किलफुल लेबर की। और वैसे ही अगर ये वर्ल्ड लेबर मार्केट ना हो तो लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी ज़्यादा काम करने की। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स दिया गया है जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। गिव द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज, अब ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि नेम द कंट्रीज, गिव द नेम ऑफ कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन हाईएस्ट ह्यूमन। तो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ये रहा बॉक्स हमारा। अब कंट्रीज पूछा, उन्होंने कंट्री नहीं पूछा। अगर कंट्री पूछा होता तो आप नॉर्वे लिख देते, लेकिन यहाँ पर कंट्रीज पूछा है तो इन सब का नाम आपको लिखना होगा। तो पहले आंसर में आपका ये पूरा आना चाहिए सब के सब। दूसरा, हाउ मेनी कंट्रीज आर हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर द HDA रिपोर्ट 2015। अब ये जो रिपोर्ट है 2015 की ही है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 2015 की रिपोर्ट तो हमें पता ही नहीं, मैंने याद ही नहीं की है। तो याद नहीं करना, ये इसी को एक कंप्रीहेंशन पैसेज की तरह दिया गया। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कितने कंट्रीज हैं, हाउ मैनी। तो भाई गिनती तो आप लोगों को आती होगी 1 2 3 4, तो शुरू हो जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड का आंसर हमारा आएगा 10। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स ऑन विच पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वालों को कैलकुलेट कर दिया, जबकि यहाँ पर हाई पूछा गया। तो ये थोड़ा मैंने गलती कर दी है, तो आप सुधार लीजिएगा। ये हाईएस्ट बोला गया है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन सेकंड के लिए हाई पूछा गया। तो हाई वाले कौन से हैं भाई, ये कॉलम है हाई वाला। तो यहाँ पर आप गिनती गिन सकते हो, यहाँ पर भी लगभग 5 4 9 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 9 आएगा। अब ये जो गलती मैंने कर दी हाई और हाईएस्ट वाली, आप ना कर दें, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बतानी है इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है हमारा भाई, ऑस्ट्रेलिया हमें देखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर एकदम शीर्ष पे, नॉर्वे के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन जो है वो सेकंड है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन सी है, ये भी पूरा हुआ। हम चलते हैं आगे लास्ट सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन एक और बाकी है यहाँ पर, स्टेट द वेरियस स्टेप्स टेकन एट गुजरात एंड इंडिया लेवल टू सेव वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। अब महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए भारत और गुजरात के अंदर क्या क्या किया गया। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। आपने देखा होगा 181 की सुविधा दी गई है, जो कि महिला अभ्यम योजना समथिंग ऐसा है, जिसमें आप इस नंबर पे कॉल करिए, तुरंत आपको कुछ ही मिनटों के अंदर महिलाओं को हेल्प मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो है सेपरेट जो है पेट्रोलिंग चालू की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए सेपरेट पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। तो महिलाओं के लिए हेल्पलाइंस भी दी गई हैं। तो बहुत सारे काम किए गए हैं। तो वो आपको एक बार आंसर इसमें से देख के वहाँ से नोट जरूर करना है। हम बात करेंगे अभी सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है उसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको करने हैं सिर्फ 4, ठीक है। और इसमें से 4 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो कंपलसरी है करना, हमें उसमें तो मैप करना ही है। तो पहला देखेंगे अभी, ये 4 मार्क का है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल एंशिएंट इंडियाज मास्टरी इन केमिस्ट्री। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको टिक करवाए गए हैं वो ही रिपीट हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में जो आपने पढ़ा था वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो ये चैप्टर में मैंने टिक पहले ही करवा चुका हूँ, मैंने 130 क्वेश्चन अराउंड दिए थे पूरी बुक में से, और ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड था। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टोबैको क्रॉप एंड स्टेट द रोल ऑफ गुजरात इन टोबैको प्रोडक्शन। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा टोबैको उगता है, और टोबैको क्रॉप के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी मैंने क्वेश्चन 130 के अंदर टिक करवाया है, तो ये भी आप वहाँ से लर्न करके लिख सकते हैं। आगे है, टोबैको के बारे में नहीं आता है तो आप पैडी के बारे में लिख सकते हैं। पैडी मतलब चावल होता है, तो चावल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, इसको बीज जो है नहीं उगाया जाता है, हम इसके प्लांट को उगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने 130 के अंदर शामिल किया है। डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर प्राइस राइज। ये क्वेश्चन भी आपको पता ही है कि प्राइस राइज के कुछ रीजंस देने हैं, ये भी वहाँ पर दिया गया है। तो 4 के 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सब 130 के अंदर दिए गए हैं। अगर आपने वो 130 क्वेश्चन प्रॉपर्ली किए हैं तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल द नॉलेज अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए यही क्वेश्चन, ये दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये भी एक ही चैप्टर के हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक एक चैप्टर के हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेडिसिन और सर्जरी, यानी कि अगर आप ये दोनों चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके अटेंड करने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेडिसिन और सर्जरी के बारे में लिखना है। तो सर्जरी वाला आपको याद है ना, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भारत ने बहुत प्राचीन समय में बना ली थी। फिर सुश्रुत संहिता, फिर चरक संहिता किताबें लिखी गई हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में मेंशन किया गया है। सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स की बात करें, टूल्स की बात करें, ऐसे ऐसे टूल्स बनाए गए हैं
जो एक सीधे खड़े बाल को 2 पार्ट में काट सकते हैं। तो ये बहुत सारी आसान चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके मेरे ख्याल से 5 हो गए यहाँ पर। ये क्वेश्चन अगला देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। डिस्कस द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एल्डरली एंड हेल्पलेस पीपल इन इंडिया, यानी कि बुजुर्ग लोगों की कंडीशन के बारे में हमें लिखना है और उनकी सिचुएशन कैसी है उनके बारे में हमें नोट करना है कि भाई किस प्रकार से बुजुर्ग लोग जो हैं वो बुढ़ापे में उनको उनके बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं, दे आर सेंट टू द ओल्ड एज होम्स, और किस प्रकार से उनके साथ जो है वहाँ पर जब उनको एक अच्छा वार्म एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, प्यार भरा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए उनके अंतिम समय के अंदर, उस समय वो लोग जो है वो ओल्ड एज होम्स के अंदर वहाँ पर अपना समय बिताते हैं। उस समय उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा उनको नहीं मिल पाता है। तो ये आंसर भी एक जनरल टॉपिक है, अगर आप वहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे मैप की तरफ। मैप में आपको सॉइल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉइल आपको करनी है, ये मैंने क्वेश्चन टिक किया हुआ है। तो एक जगह आपको बतानी है जहाँ पर पीटी सॉइल पाई जाती है, फिर आपको नल सरोवर बर्ड सेंचुरी बतानी है जो कि गुजरात में है, एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन का है वो आपको देखनी है। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान ये है कि आपको स्टेट का नाम भी दिया जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको जो एग्रीकल्चर चैप्टर से आएगा उसमें आपको स्टेट का नाम भी दिया जाएगा। अगर आप स्टेट वाइज सब आपको पता है कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है तो आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 मार्क तो आपका यहाँ से आने ही वाला है। और नल सरोवर ये गुजरात का है तो ऑब्वियसली ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा लोकेट प्रॉपर्ली कर दीजिए। देन सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर, यानी कि चीनी प्रोड्यूस कहाँ होती है। अभी चीनी की बात की जाए तो जहाँ पर गन्ना शुगर केन ज़्यादा होगा वहीं पर चीनी होगी। तो शुगर केन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, पंजाब में होता है, तो लिख दीजिए उत्तर प्रदेश या पंजाब। अब उत्तर प्रदेश की कोई भी जगह, नागपुर, कानपुर, जो भी लिखना है आपको, कानपुर लिख दीजिए, आगरा लिख दीजिए, लखनऊ लिख दीजिए, तो कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। पंजाब में लिखना है तो पंजाब का भी आप कोई भी एक जगह का नाम डाल सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और पेपर सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।